देखिए, लगातार हम हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हमने तमाम बातें की हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उद्योग क्षेत्र को लेकर, व्यापारियों को लेकर, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की चुनौतियां वो उस क्षेत्र में जिनका वो सामना कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियां उनके सामने हैं और उनकी क्या मांगे हैं। इसके साथ ही उनकी क्या राय है प्रदेश सरकार के काम को लेकर। साथ ही बात करेंगे शिक्षा जगत के बारे में भी। हमारे साथ में हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, सबसे पहले दिलीप जी मेरा सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि शिक्षा जगत के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और इस विषय पे एक वृहद चर्चा हमने की है और लगातार हम देख रहे हैं कि सभी के इस क्षेत्र में योगदान की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से काम कर रहा है। अगर हम प्रदेश सरकार के काम को लेकर देखें तो प्रदेश सरकार शिक्षा के जगत में काम करने की बातें करती है, दावे भी करती है, इसके साथ ही कई योजनाएं भी लेकर आती है। लेकिन हम यहाँ पर अपने एजुकेशन सिस्टम में लगातार डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ रही हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर काम किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या विचार है दिलीप जी? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें अपने चैनल पर मौका दिया। शिक्षा को हम और समाज के सभी लोग बहुत गहराई से लेते हैं और शिक्षा के बिना हमारा सर्वांगीण विकास और हमारी तरक्की, हमारी प्रोग्रेस संभव नहीं है। मैं सदन का मेंबर रहा हूँ, एमएलसी रहा हूँ 2016 से 22 तक, इसीलिए मैं बेहतर समझता हूँ सदन और सरकार शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा सकती है और शिक्षा से पूरे हमारे देश में और प्रदेश में, जिले में, गांव में, तहसील में, ब्लॉक में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। तो ये शिक्षा का जो मूल ढांचा है, तो मूल ढांचा भी सरकार पूरा सही नहीं कर पा रही, प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति को पूरा हमने पढ़ा और पुरानी शिक्षा नीति में और नई में बहुत अंतर है। इसमें बच्चे के अंदर जो नॉलेज विकसित होनी चाहिए, अब तक के जो बच्चे हैं, सारे गार्जियंस हैं, समाज है, सारे बच्चों को कहता है कि आप नौकरी लगाओ, इसीलिए पढ़ो, केवल नौकरी के लिए पढ़े। नौकरी के लिए जो बच्चा पढ़ता है वो कभी साइंटिस्ट बड़ा नहीं हो सकता, वो कभी बड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई बड़ा विद्वान नहीं बन सकता। उसके दिमाग में केवल ये रहेगा मुझे पास करना है और परसेंटेज लानी है, वो रटेगा। आज का समय ये है सर्वांगीण विकास के लिए, चौतरफा विकास के लिए। दिनों दिन बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, नई पीढ़ी पैदा हो रही है, उनकी IQ हमारी अपेक्षा काफी अच्छी है। आज के समय हम लोग मोबाइल में उतना नहीं कर पाते जितना बच्चे छोटे छोटे उसको चला लेते हैं और उसके अंदर जाके सब जानकारी कर लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों के अच्छे विकास के लिए शिक्षा का मूल ढांचा ठीक होना चाहिए। आज भी बेसिक डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो टाट पट्टी और जमीन पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक स्कूल में सारी बेंच और बैठने के लिए मेज नहीं है, किसी प्राइमरी स्कूल में चपरासी नहीं है। तो बेसिक हम शिक्षा मजबूत नहीं करेंगे। मैं डिग्री कॉलेज से ताल्लुकात रखता हूं, मैंने 2 सब्जेक्ट से PhD किया है, मैंने LLB किया है, तो मैं बेहतर समझता हूं शिक्षा की रास्ते से तरक्की होती, लेकिन गुणवत्ता की शिक्षा हमें मिले। गुणवत्ता की शिक्षा के लिए अकेली सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हमारा समाज भी जिम्मेदार है, हमारा गार्जियंस भी जिम्मेदार है। मैं फिरोजाबाद जिले से ताल्लुकात रखता हूं। फिरोजाबाद जिले में कांच का व्यापार बहुत है और चूड़ी व्यवसायी, बोतल के व्यवसायी, गिलास के व्यवसायी बहुत है। लेकिन अपनी फैमिली में जब बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा दिलानी चाहिए, गुणवत्ता की शिक्षा तभी आएगी जब बच्चा हमारा स्कूल से आए, उसके काम होमवर्क हम देखें और उसको प्रेरित करें। यदि उसकी परसेंटेज अच्छी आती है, अच्छा पढ़ता है, उसको प्रोत्साहित करें, उससे लगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये हम लोग नहीं कर पाते। इसमें गार्जियंस की सीधी सीधी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है। हम अकेले शिक्षक पर छोड़ेंगे, शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ गार्जियंस की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन आया है उसमें हम जो देख रहे हैं, अभी योग की जरूरत है, स्वास्थ्य को ठीक करने की जरूरत है। बिजनेस करे या बच्चा पढ़ाई करे, कंपटीशन की तैयारी करे, कोचिंग करे, कोई भी करे, लेकिन जब उसका स्वास्थ्य 100% उसको अलाउ नहीं कर रहा है, कहीं से उसके दिमाग में तनाव, आज के समय जो आत्महत्याएं होती हैं, हम जब पास हुए हाई स्कूल इंटर में, उसके बावजूद देखने को मिलती हैं। जो बच्चा फेल हो जाता, हमारा भाई, छोटी हमारी बहन, उससे लगता है कि मेरे नीचे से दुनिया खिसक गई। तो ये हमारे समाज की और गुरुजन की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है।
आप फेल हो गए तो अगली बार फिर पास हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फेल होने के बाद सारी दुनिया सब खत्म हो गई हमारी। लोग आत्महत्या बच्चे कर लेते थे, ट्रेन से कट जाए, पानी में कूद जाए। हालांकि पहले से दर कुछ कम हुई है। यूट्यूब के सहारे बहुत लोगों को, बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, लेकिन यूट्यूब से जो रास्ते गलत भी बच्चे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। इसीलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रखें। हम जब पढ़ते थे हर विद्यालय में पीटी कराई जाती थी, अब शायद किसी विद्यालय में पीटी या योग नहीं कराया जाता। उसके पीछे यही आशा था कि बच्चे का पूरी तरह से स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये भी मन जरूरी लगे है उसमें। कि समाज इस बात को समझे कि किसी भी बच्चे का फेल होना, पास होना, सामाजिक प्रतिष्ठा का तो दबाव उसके ऊपर बनाया जाता है, ये वो गलत नहीं है। होना चाहिए। ये गलत। उसके लिए एक हीनता की जो भावना है वो मन में नहीं रखनी चाहिए, और शायद एक यही वजह है कि बच्चे उस रास्ते को अपना दूसरा लेते इसके हैं, उस साथ मार्ग में पे और एक चले जोड़ना जाते हैं। चाहूंगा, हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है। जी। हर बच्चे के अंदर, चाहे वो पढ़ने में 80% वाला हो, 40% वाला हो, 90% वाला हो, हर बच्चे के अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है। ये हमारी गुरुजन की, शिक्षक की, समाज की, परिवार की जिम्मेदारी है उसकी प्रतिभा को देख सके किस क्षेत्र में जा सकता है। तो वो बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, बच्चा क्या चाहता है, उस क्षेत्र संस्थान की में भी उसको जिम्मेदारी लेके जाना है चाहिए। जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां जी। वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब क्योंकि आप भी एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, आपसे बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कुलदीप जी भी बैठे हैं, एक बार उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके पास जी, में thank you। दोबारा लौटती हूँ। कुलदीप जी, आप उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापारी आप हैं। आगरा मंडल की अगर हम बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें, क्योंकि इसमें फिरोजाबाद है, मथुरा है, आगरा है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। कहीं पर्यटन है तो कहीं कांच का उद्योग है, क्योंकि कांच के उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक फिरोजाबाद है। लेकिन व्यापारियों के लिए इस सरकार में जो माहौल होना चाहिए वो कितना सकारात्मक है? देखिए, व्यापारियों का जो माहौल तो खैर ठीक है। जैसे आपके हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी एक नए यूपी रोजगार मेले की शुरुआत करी है। इसी साल से अभी लास्ट महीने ही हुआ था। वो एक बहुत अच्छी पहल है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इससे हमारा देश से लेकर विदेश में भी कारोबार मिलेगा हमें, और वो एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है। बहुत एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है, जिससे हम और आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को अपने और आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है वो। कुलदीप जी, आपका किस चीज का बिजनेस है, किस चीज के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं? जी, हमारा इलेक्ट्रिक शेड का कारोबार है, जिसमें हम अपना फैंसी लाइट के गिलास बनाते हैं। जिसको हम आप कह सकते हैं मोजेक वर्क कहते हैं हम उसको अपनी भाषा में। और जैसे अब गिलास को डेकोरेट किया जाता है। यानी कि आप कांच के बिजनेस से जुड़े कांच हुए का हैं। कांच बिजनेस- के बिजनेस को लेकर दो तरह की बातें सामने आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक फिरोजाबाद है। हाँ जी। कांच को लेकर रोजगार तो जाहिर है कि फिरोजाबाद में है, लेकिन इसके साथ ही ये कहा जाता है कि जो मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर वो परेशान रहते हैं बहुत लंबे वक्त के बाद, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा है जिसमें गर्म भट्टियों के आगे बैठना पड़ता है, वेल्डिंग का काम होता है, तमाम तरह की चीजें हैं, इस तरह की परेशानियां हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है जिस लेवल पे है, उस मैन पावर का अच्छा इस्तेमाल करना, उससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा होगा, लेकिन हमारी यहाँ पर एक ये भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस मैन पावर के इस्तेमाल के साथ साथ उनको लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी, और उनके लिए जो वातावरण है वो उनके अनुकूल हो, उसको लेकर भी काम करें। क्या आपका उसमें विचार है? जी, सरकार इस सभी क्षेत्रों में प्रयास काफ़ी कर रही है और काफ़ी हद तक सफल भी हो रही है। और जैसे हम एक ही जगह, जैसे एक ही कारखाने में अपने 100 से 150 से लेकर 200 मजदूर एक ही जगह काम करते हैं, तो उनको ना ही इकट्ठा करके हम उनको डिवाइड कर दें। जैसे चाइना के अंदर अपना होता है एक 2-2, 3-3 लोगों को छोटी छोटी सेल्फ, अब कह सकते हैं छोटी भट्टी दे दी जाती हैं। वो अपने घर से ही या अपने एक छोटी जगह से ही एक ही, जैसे एक के 2 या 3 बंदे एक ही चीज़ के प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन को इस तरह से करेंगे कि आप वो उनको हजारियों की तादाद में बनाते जाएंगे, जिससे क्या होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी थोड़ा लो पड़ती है। इससे उसको माल को बाहर बेचने में भी आसानी होती है। तो जैसे अपना कारखाने में 100 से 150, 200 लोग काम करते हैं एक साथ, तो वो ना करके कोई भी, आप मानिए सपोज करिए कोई हादसा होता है, तो वो उस जगह पे अपना जो इकट्ठे 100 से 150, 200 मजदूर होंगे, काम कर रहे होंगे, वो एक साथ ही घबरा जाते हैं, तो उस चक्कर में और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अच्छा, चाइना के अंदर जो होता है वो मैंने देखा है, वो अपना 2-2, 3-3 लोगों का छोटा छोटा अपनी भट्टी बना देते हैं और वो पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। तो वो ऐसा ना करके, एक जगह ना करके अगर थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए,
इससे सभी लोगों को और ज़्यादा काम मिलेगा और अपने सामान की कीमत भी थोड़ा कम हो जाएगी, जिससे कि हमें एक्सपोर्ट करने में भी, बाहर बेचने में भी आसानी होगी और जिससे हम चाइना के कंपेरिजन कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मैं दिलीप जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एफएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और कई तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स आपके यहाँ पर चलते होंगे, लेकिन अभी आपने कई बातें, कई मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। आपने थोड़ी देर पहले जो हमने आपसे बात की, उसको देखते हुए आप किस तरह से काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, एफएस यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ चिकित्सा से संबंधित कोर्स चल रहे हैं। बीएमएस हमारे यहाँ चल रहा है, जो मेडिकल डॉक्टर बनते हैं। उसके अलावा एएनएम चल रहा है हमारे यहाँ, जीएनएम चल रहा है, बीएससी नर्सिंग चल रहा है, डी फार्मा चल रहा है। ये मेडिकल संबंधी कोर्स चल रहे हैं। इनको पास आउट करके स्टूडेंट्स, बेटी हो या बेटा हो, सारे अस्पताल से जुड़ते हैं किसी न किसी रूप में। तो नर्सिंग में जुड़े, कंपाउंडर में जुड़े, डॉक्टर में जुड़े, और इसके साथ साथ गुणवत्ता की शिक्षा हम यूनिवर्सिटी में देने का काम कर रहे हैं। बच्चे को जो शिक्षा मिलती है, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, शिक्षाविदों को पढ़ा है। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने स्थापना की, बीएचयू की, उनको मैंने खूब पढ़ा, जीवनी पढ़ी उनकी। सर सैयद अहमद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उनको भी मैं पढ़ा। तो ये बड़े विद्वान लोगों को पढ़ा, इनके विजन होते हैं, उनके विजन में साफ क्लियर है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो सारे लोग उसको पढ़ने का दबाव देते हैं, परंतु 60% शिक्षा केवल विद्यालय से मिलती है, 40% शिक्षा हमको समाज देता है। और हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को सही सर्कल में बैठा लें, जिससे समाज की शिक्षा उसको अच्छी मिल जाए। कहीं नहीं सिखाया जाता किसी स्कूल में कि टेलीफोन किस तरह से मिलाया जाएगा, पीएनटी तो अब खत्म हो गई। कहीं नहीं सिखाया जाता रेलवे की टिकट कैसे लेंगे, एयरपोर्ट पर कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट पर कैसे अंदर प्रवेश, कैसे टिकट लेंगे, ये सब समाज सिखाता है। तो मेरा कहने का आशा 60% जो शिक्षा मिलती है वो गुरुजन देते हैं, किताब से मिलती है, लाइब्रेरी देती है। 40% जो शिक्षा है वो कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अन्य एक्टिविटीज जिसमें बच्चा मंच पर बोल सके, उसके बच्चों को प्रतिभा निखारने का मौका मिले। हमारी यूनिवर्सिटी में एक साल में 5-6 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बच्चे, स्टूडेंट इसी ऐसे मंच पे आते हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है, प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, माइक पकड़ने का मौका मिलता है। वो सारी जो अंदर झिझक निकलती है उनके अंदर, जो अंदर उनके अंदर प्रतिभा होती है, वो दिखाने का एक मौका मिलता है। अच्छा बोल सकते हैं, ये सब चीजें हमको बच्चे को देने चाहिए। और स्वास्थ्य तभी सही रहेगा, जैसे कोरोना का काल निकला, हमारी यूनिवर्सिटी में जो अस्पताल है जिसमें बीएससी नर्सिंग चलता है, उसमें अस्पताल जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी है। उस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने कोरोना के मरीजों को रखा, तो कोरोना के मरीजों को सेवा करने का हमको मौका मिला, हमारा स्टाफ को सबको मौका मिला। तो हमने देखा जिस बच्चे में जो बीमार हो गया, उसके अंदर कोरोना गुण आ गए, लक्षण आ गए, तो उसमें ये विल पावर है। विल पावर बहुत काम करती है, चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो या शिक्षा हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर शरीर का हार्मोन्स उसी तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। हमें पहले से डर लग जाएगा तो हमारे हार्मोन्स उस तरह के काम करने लगेंगे, उसी तरह से हमारे अंदर भावना पैदा हो जाएगी। इसीलिए हम हर तरह का विकास के लिए बच्चे को एक गुरु की बड़े अच्छे की आवश्यकता होती है। उस गुरु की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सही दिशा पे ले जाने का काम करें। वो गुरु स्कूल से हो, विद्यालय से हो या घरेलू कोई हो, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, तब व्यक्ति के जो अंदर प्रतिभा है पूरी तरह से निखार ला सकते हैं। और बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बच्चे के, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, वो बच्चे को देखती है किस तरह के है। जैसे हमारे यहाँ काउंसलिंग करने आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं नौकरी करने के लिए, वो अपना अपना कैंप लगाती हैं, आते हैं, वो सब इंटरव्यू लेती हैं, उसमें से बच्चे हमारे सिलेक्शन होते हैं। अभी एक कंपनी लखनऊ से आई थी, वो करना था 20 बच्चों को, हमारे 50 बच्चों को सिलेक्ट कर लेगी, बशर्ते उनको बच्चे अच्छे लगे। कि सुकाहाबाद जैसी जगह पर ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, बड़ी जगह पर तो बच्चे बोलते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में भी दे रहे हैं, हिंदी में भी दे रहे हैं, इनके अंदर स्किल है। इसी तरह से हम बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करें और स्किल देख लें किस क्षेत्र का इनके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य का और शिक्षा का दोनों का बिल्कुल एकदम रिलेशन प्रॉपर है, उसमें हम प्रॉपर उसको रिलेटेड रखेंगे और प्रॉपर हम ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि बच्चे को जो हम चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बच्चा बन जाएगा, बशर्ते हमारी सोच हो, गुरुजन की सोच हो और माता पिता की सोच हो। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हो, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है। बच्चा एक कोरा कागज होता है, स्टूडेंट कोरा कागज होता है, जिस क्षेत्र में आप चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो बन जाएगा, बशर्ते उसके अंदर प्रतिभा हम देख लें किस डायरेक्शन का बच्चा है।
इसीलिए बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबकी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्किल्स पर हमें फोकस जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिकल तौर पर देखें, जब हम प्रैक्टिकली जमीन पर जाते हैं तो स्किल्स ही देखे जाते हैं। कुलदीप जी, आपके पास आऊंगी। व्यापारियों के लिए, क्योंकि मैं माहौल की बात कर रही थी, अब क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में और लगातार बीजेपी का ये फोकस रहता है कि हम निवेश को लेकर काम कर रहे हैं, हम उद्योग की अगर बात करें तो हम उसके डेवलपमेंट को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, तरह तरह की नीतियां हम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है एक व्यापारी की दृष्टि से कि किस तरह का बदलाव, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में? जी देखिए, भारत सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के लिए बहुत अग्रणीय है। बिजनेस में सभी तरह का योजना करने तैयार हैं वो, जैसे अपना नए व्यापारियों के लिए, नए कार्य के लिए वो वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं और स्टार्टअप के लिए लोन भी उपलब्ध करा रहे हैं, कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सेवाएं उन्होंने दे रखी हैं नए उद्यमियों के लिए, जो कि नए व्यापारी को आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं। और काफ़ी ऐसी सेवाएं हैं जिस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, एमएसएमई है, छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, हाँ, सभी तरह का कम मिनिमम तरह तरह की नीतियां, योजनाएं सामने आती हाँ, हैं। बहुत कम ब्याज पे अपने वो लोन उपलब्ध करा रहे हैं और स्टार्टअप में काफी मदद कर रहे हैं, तकनीकी में भी काफी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टार्टअप पे एक स्पेशल फोकस है हर तरफ से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि सर्विस नहीं करना है, सर्विस करने वालों को सर्विस बढ़ानी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप काफी पॉजिटिव हैं गवर्नमेंट के काम को लेकर। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काम तो बहुत हो रहा है और आप बोल भी रहे हैं तमाम चीजें, लेकिन एक क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी। विजन की बात आपने यहाँ पर की, एफएस यूनिवर्सिटी में आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से, क्योंकि चांसलर के पद पर आप हैं, क्या विजन है? हमारा विजन है बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना और उनकी स्किल देखना, और हमारी जो कमेटी है वो देख करके जिस रास्ते में जिस तरह से उसकी स्किल है जिस क्षेत्र के लिए, उसको उस रास्ते पर ले जाना। इसके साथ साथ अभी संस्कार और शिष्टाचार की कमी है, हमारे सिलेबस में कमी है, नई शिक्षा नीति में इसको बहुत अच्छा बड़ा स्थान नहीं दिया गया है। बच्चे, बेटा हमारा, बेटी अपने माँ बाप का सम्मान करना अभी थोड़ा सा कम है, और माँ बाप भगवान से पहले हैं, जो मैंने पढ़ाया और सोचा सुना है। भगवान का सम्मान, भगवान की सेवा हम बाद में करें, पहले माँ बाप का सम्मान करें। सारा कुछ माँ बाप ने रास्ता दिखाया है। तो हमारा जो पश्चिमी सभ्यता में बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप को वो सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। ये हमें बच्चे को सिखाना होगा। बिल्कुल, देखिए ये नैतिकता का सवाल है और ये वो संस्कार हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अपने घर से ही सीखता है और सबसे पहले अपने माँ बाप से ही सीखता है। माँ बाप का, हमें इन मूल्यों पर जरूर काम करना चाहिए। माँ बाप का पूरा सम्मान करें, माँ बाप ही सब आशीर्वाद सबसे ज्यादा, पहले परिवार, घर, उसके बाद हम जहाँ जाते हैं वो संस्थान, और इसी तरह से किसी भी विद्यार्थी का जीवन आगे चलकर शायद उस मुकाम पर पहुंचता है जिसके सपने वो बचपन से ही संजोता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपने कीमती वक्त दिया और हमसे इस बारे में जानकारी आपने शेयर की कि किस तरीके से व्यापार के क्षेत्र में काम हो रहा है और किस तरीके से चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है और किन चीजों की आगे जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से। देखिए, हम लगातार इस कार्यक्रम में, कॉन्क्लेव में तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। हमने यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बात की, हमने हेल्थ सेक्टर को लेकर बात की, हमने नारी शक्ति को लेकर बात की, हमने वो तमाम मुद्दे उठाए हैं जिनका सरोकार आपसे है। लेकिन इसी तरीके से न्यूज स्टेट का कारवा चलता रहेगा और ये तमाम मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में, कॉन्क्लेव में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।